इसका आंसर भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप इसको ध्यान ध्यान से एक बार रीड कर लो। नेक्स्ट पेज मैंने निकाला, शेयर किया है, इसको भी आप ध्यान ध्यान से रीड कर लो। पेज भी केयरफुली रीड कर लो। ये भी रीड कर लो, 11th क्वेश्चन से पहले पहले का। 11th क्वेश्चन, हमें बताना है कि कुछ नाम दिए हुए हैं और बताना है कि क्या ये लोग इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। फर्स्ट है इंडियन ऑफिसर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। तो बताओ, बहुत सारे इंडियन ऑफिसर्स हैं जो इंडिया की यूएस एम्बेसी में जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें क्या इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा? सोचो। माना जाएगा, क्योंकि यूएस में जो इंडिया की एम्बेसी है वो तो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, तो ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। सेकंड है, एक जापानीज टूरिस्ट है, वो इंडिया में स्टे करता है 5 मंथ्स के लिए, तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स हो गया? नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, रीजन क्योंकि पीरियड ऑफ स्टे एक तो 1 साल से ज्यादा होना चाहिए और दूसरा अर्निंग भी होना चाहिए, यहाँ तो कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। फिर है इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच। ये तो क्रिकेट मैच देखने के लिए गए हैं इंडियंस पाकिस्तान, तो ये भी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। फिर इंडियन वर्किंग इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। देखो, ये इंडियन है और 1 साल से कम टाइम के लिए अमेरिका में है, ठीक है ना, मतलब ज्यादातर वो कहाँ रहता है, क्योंकि वो इंडियन है तो इंडिया में ही रहेगा और अर्निंग भी इंडिया में ही करेगा, है ना, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, हाँ बोलो। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट, हाँ क्रिकेट मैच देखने के लिए गया, वो तो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा ना, क्योंकि अर्निंग तो इंडिया में ही हो रही है उसकी। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ है इंडियन वर्किंग इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसेज लोकेटेड इन अमेरिका फॉर मोर देन 1 ईयर। अब क्योंकि ये इंडियन 1 साल से ज्यादा समय तक अमेरिका में काम कर रहा है, तो फिर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट तो नहीं हुआ ये, है ना, ये तो फिर अमेरिका का ही नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। सिक्स्थ है इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया फॉर लेस देन 1 ईयर। देखो, ये इंडिया का एम्प्लॉय है, बेशक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, बेशक 1 साल से कम टाइम हुआ है, लेकिन इंडिया का आदमी है और अभी 1 साल कम कम हुआ है, तो क्या हुआ, काम तो इसने इंडिया में ही करना है, 1 साल से ज्यादा भी हो जाएगा, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, हमेशा यही नहीं देखना कि 1 साल पूरा हो जाना कंपलसरी है, इंटेंशन भी देखी जाती है। अभी कम हुआ है 1 साल से, लेकिन क्योंकि इंडिया में ही जॉब कर रहा है तो 1 साल से ज्यादा भी इंडिया में ही रहना है उसने। सेवंथ है इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। अच्छा, अब ये भी इंडियन है और 1 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है, तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ओके, एथ पॉइंट है फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में विजिट कर रहे हैं, तो ये तो टूरिस्ट है तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट बनेंगे ही नहीं। फिर इंडियन मुस्लिम गोइंग टू द हज पिलग्रिमेज। आप जानते हैं बेटा, बहुत सारे लोग हज के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं और वो इंडियन है, ठीक है, तो वो अर्निंग तो इंडिया में ही कर रहे हैं, रहते भी इंडिया में है, तो ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहे हैं कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या फर्क होता है। तो बेटा एक बात मैं बताऊं, जो सिटीजनशिप होती है ना, ये एक लीगल कंसेप्ट है, इसका अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, और सिटीजनशिप है ना मेनली प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड होती है।
यानी कि हमारा जहाँ पे बर्थ होता है ना, हम वहीं के सिटीजन माने जाते हैं, बेशक हम अर्निंग कहीं पे भी करें। लेकिन एक बात और भी है कि सिटीजनशिप मेनली प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड होती है, लेकिन कुछ और भी लीगल प्रोविजंस होते हैं जिनके बेसिस पे किसी कंट्री की सिटीजनशिप दी जा सकती है। वो कौन से लीगल बेसिस होते हैं वो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी आप ब्रीफ में इतना समझ सकते हो कि जहाँ पे हमारा बर्थ होता है जिस कंट्री में, हम उस कंट्री के सिटीजन माने जाते हैं, ये लीगल कंसेप्ट है। जबकि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। इकोनॉमिक कंसेप्ट का मतलब है यहाँ पे देखा जाएगा कि पर्सन अर्निंग कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, जिस कंट्री में वो हम अर्निंग करते हैं ना, हम उस कंट्री के रेजिडेंट माने जाते हैं। क्लियर? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक जैपनीज है, उसका बर्थ जापान में हुआ, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट हुआ जापान का। ठीक है, लेकिन वो इंडिया में आके अपना बिजनेस कर रहा है और कई सालों से अर्निंग कर रहा है इंडिया में। तो वो सिटीजन तो जापान का हुआ क्योंकि उसका बर्थ जापान में हुआ है, लेकिन अर्निंग क्योंकि वो इंडिया में कर रहा है, तो नॉर्मल रेजिडेंट उसको इंडिया का माना जाएगा। टेक वन मोर एग्जांपल, जैसे आपका बर्थ इंडिया में हुआ, तो बेटा आप इंडिया के सिटीजन हो, लेकिन कल को आप पढ़ाई लिखाई करके बड़ी डिग्रियां लेके मान लो इंडिया से बाहर कहीं चले जाते हो और वहां पे जाके अर्निंग करते हो, तो फिर आप इंडिया के सिटीजन तो रहोगे, लेकिन आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहोगे, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट के लिए आपका कंट्री में रहना और अर्निंग करना कंपलसरी है। क्लियर? रीड कर लो 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। देखो, हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करते हैं कि कौन रेजिडेंट है, मींस नॉर्मल रेजिडेंट है और कौन नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप जान लो कि जो रेजिडेंट्स होते हैं ना, नॉर्मल रेजिडेंट्स, जैसे मैं कहूँ कि इंडिया के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, बेशक वो इंडिया में रहते हैं या इंडिया से बाहर रहते हैं, कहीं पे भी रहते हो, उन्होंने एक साल में जितनी अर्निंग की प्रोडक्शन करके, उस सारी अर्निंग को कहा जाता है नेशनल इनकम, या इसको हम नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अब नेशनल प्रोडक्ट बोलो या नेशनल इनकम बोलो, इन दोनों नामों का एक ही मतलब होता है। क्लियर? आंसर भी रीड कर लीजिए इसका। आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। ये क्या होते हैं? ट्रांसफर इनकम किसे बोला जाता है और फैक्टर इनकम किसे बोला जाता है? बहुत ध्यान से समझना। देखो, जो इनकम होती है ना, ये दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज ट्रांसफर इनकम एंड अदर इज फैक्टर इनकम। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कुछ नाम लिखता हूँ इनकम के। जैसे रेंट है, जिसको रेंट मिला उसके लिए तो इनकम है ना, जैसे रेंट इनकम हो गया। और सैलरी इनकम, जिसको सैलरी मिला या जिसको वेज मिला उसके लिए तो इनकम है, रिसीवर के लिए। या किसी को इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट जिसको मिला उसके लिए इनकम है। किसी को प्रॉफिट मिला, जिसको प्रॉफिट मिला उसके लिए इनकम है। समझ रहे हो ना? ये सारी इनकम्स हैं। अब ये सोचो, क्या ये सारी इनकम्स फ्री में मिलती है या इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है? सोच के देखो, क्या रेंट फ्री में मिलता है हमें? अरे हमने प्रॉपर्टी अपनी खरीदी, मेहनत करके पैसे कमाए, उससे प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बदले में रेंट मिल रहा है, प्रॉपर्टी के बदले में। फ्री में तो नहीं दे रहा कोई हमें। हमें सैलरी मिलती है, तो क्या सैलरी फ्री में दे रहा कोई? हम मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, तब सैलरी मिल रही है। इंटरेस्ट मिलता है हमें, हमने पैसे अर्न किए मेहनत करके, बैंक में डिपॉजिट किए, तब बैंक वाले हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, कोई फ्री में इंटरेस्ट नहीं दे रहे। प्रॉफिट कमाया हमने, तो प्रॉफिट सोचो, हमने बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया, तो बिजनेस में कितनी मेहनत की होगी हमने, है ना? तो ये जितनी भी मेहनत करके जो इनकम हमें मिलती है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। और ध्यान रखना, ये फैक्टर इनकम फ्री में नहीं मिलती, इस इनको ना अर्न करना पड़ता है। तो फैक्टर इनकम बोल दो या अर्नड इनकम बोल दो, ये अर्नड इनकम होती है। समझ गए? अच्छा, दूसरी तरफ मैं कुछ इनकम के एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे कि सपोज किसी का बर्थडे, जैसे आपका बर्थडे है, आपको आपके पेरेंट्स ने या आपके फ्रेंड्स ने गिफ्ट्स दे दिए, किसी ने कैश दिया, किसी ने कोई प्रोडक्ट दिया, गिफ्ट मिले।
तो आपको तो पैसे मिल गए, इनकम हो गई आपकी। लेकिन क्या उस गिफ्ट को लेने के लिए आपने कोई मेहनत किया, क्या कुछ काम किया? कुछ नहीं किया बेटा, वो तो फ्री में मिल गया। तो ये क्या है हमारा? ट्रांसफर इनकम, जो फ्री में मिल जाता है, वन साइडेड। देखो ये ना टू साइडेड है। फैक्टर इनकम टू साइडेड का मतलब है जिसको मिला उसको भी फायदा है, और जिसने पे किया वो भी फ्री में नहीं दे रहा, उसने भी तो कुछ ना कुछ फायदा उठाया ही है ना, तो उसको भी फायदा जो पे कर रहा है। लेकिन ट्रांसफर इनकम जिसको मिली केवल उसी को बेनिफिट है, जिसने दिया उसको तो बदले में कुछ भी नहीं मिला। समझ गए? ये अर्न नहीं की जाती, केवल और केवल रिसिप्ट की जाती है, फैक्टर इनकम। अच्छा और एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट्स को मिलती है ना स्कॉलरशिप्स, तो फ्री में ही मिलती है, उन्होंने कोई काम कोई किया है। तो ये भी क्या हो गया, एक ट्रांसफर इनकम हो गई। यह एक हो गया ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन, हाँ ध्यान से समझना, एक कंफ्यूजिंग सा, एक होता है ओल्ड एज पेंशन और एक वर्ड होता है पेंशन, दोनों में फर्क होता है। पेंशन क्या होती है, जब मान लो कोई मिस्टर एक्स कहीं पे जॉब करता है, उसके बाद उन्होंने जॉब से रिटायरमेंट ले लिया, तो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर है ना मिस्टर एक्स को मंथली बेसिस पे कुछ पैसे देता है, जिसे कहा जाता है पेंशन। ये फ्री में नहीं मिल रहे, काम पहले कर लिया था, पैसे अब मिल रहे हैं सिर्फ। समझ गए? तो ये पेंशन तो फ्री में नहीं मिल रही, तो इसलिए फैक्टर इनकम है। ओल्ड एज पेंशन क्या होता है? देखो ओल्ड एज पेंशन का मतलब है जो लोग ओल्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं और गरीब होते हैं, उनके सरवाइव करने की कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, उनका कोई केयर टेकर भी नहीं होता। तो ऐसे गरीब लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, हर महीने 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, मतलब अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग अमाउंट गवर्नमेंट पे करती है, फ्री में पे करती है। वो होती है ओल्ड एज पेंशन, ये फ्री में मिली है, तो ये ट्रांसफर इनकम है। क्लियर? अच्छा एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नाम से ही पता लग रहा है, जो लोग अनएम्प्लॉय हैं, कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है ना, और बूढ़े भी नहीं हुए, लेकिन जॉब्स नहीं है उनके पास, तो क्या सोचो, क्या वो खाना ना खाए? खाना जरूरतें तो उनकी भी है ना, तो कहाँ से जरूरतें पूरी करें वो? क्या चोरी करें? बताओ, फिर तो लोगों को दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे अनएम्प्लॉय लोगों को मंथली बेसिस पे कुछ पैसा देती है फ्री में। ये भी एक ट्रांसफर इनकम है। क्लियर? और मैं एग्जांपल दूं, जैसे पॉकेट मनी है, बच्चों को पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं, तो बच्चों को तो फ्री में ही दे रहे हैं ना एक तरीके से, बच्चे ने कोई काम तो नहीं किया, तो ये भी क्या है, ट्रांसफर इनकम है। क्लियर है बात? और ये ट्रांसफर इनकम है ना, केवल और केवल रिसीव की जाती है, यानी कि ये रिसिप्ट कंसेप्ट है, अर्न नहीं किया जाता। एक बात और बताऊं, ये जो ट्रांसफर इनकम होती है ना, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि ये तो फ्री में मिली है, कोई प्रोडक्शन तो हुआ नहीं है। और ना ही ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता, क्योंकि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में केवल और केवल वही इनकम इंक्लूड की जाती है जिसके अगेंस्ट कुछ काम किया गया, प्रोडक्शन किया गया है। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम से एक्सक्लूड रखा जाता है, जबकि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड रखा जाता है। क्लियर? आंसर शेयर कर रहा हूँ, एक बार इसको आप रीड कर लीजिए ध्यान ध्यान से। डिफाइन ए ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है, एक यूनिलेटरल मींस वन साइडेड ट्रांजेक्शन होती है, जिसमें जिसको मिलता है ना ट्रांसफर, उसके लिए तो इनकम है, लेकिन जो देता है, पे करता है ट्रांसफर, उसको बदले में कुछ नहीं मिलता। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा फ्री में ही मिलते हैं। हाँ एक और, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, मीन्स गवर्नमेंट जो लोन लेती है ना, उस लोन के ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। अब इंडिया में है ना, इसको ट्रांसफर इनकम माना जाता है। क्लियर? अच्छा एक है नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी ट्रांसफर मिलते हैं, जैसे मान लो कि इंडिया के अंदर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है बहुत बड़ी, तो इंडिया की जो फ्रेंडली कंट्रीज है ना, वो इंडिया को एज ए हेल्प मेडिसिन, फूड पैकेट्स, गारमेंट्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा एज ए गिफ्ट देते हैं। तो ये भी क्या एक ट्रांसफर है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो मिला। ओके, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में डिफरेंस क्या है आप रीड कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था।
हमारा अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर से ना मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर। एक तो होता है कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर बोल दो या इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर बोल दो। और दूसरा होता है करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर बोलो या कंजम्पशन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं इसको। देखो नाम से ही पता लग रहा है, जो कैपिटल ट्रांसफर होता है ना, ये ऐसा ट्रांसफर होता है जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये इंडिया है, ठीक है, और ये एरिया है ना इंडिया का बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज़ है। कोई भी इंडस्ट्रिस्ट यहाँ पे अपनी फैक्ट्री या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो इस एरिया की तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस एरिया की ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलेगी कि भाई आप इस बैकवर्ड एरिया में जाके अपनी फैक्ट्रियाँ लगाओ बड़ी बड़ी, और जितना पैसा खर्च होगा ना इन्वेस्टमेंट करने पे, उसका 50% गवर्नमेंट दे देगी, एज ए लोन नहीं बल्कि एज ए गिफ्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट मोटिव के लिए दिया गया जिससे कि इस एरिया की भी ग्रोथ हो जाए। ठीक है, अब एक बात सोचो, ये जो कैपिटल ट्रांसफर गवर्नमेंट ने दिया, सपोज टाटा को दिया एक फैक्ट्री लगाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दे दिए, टाटा ने फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, 1,000 करोड़ गवर्नमेंट से मिले एज ए गिफ्ट, मान लो 2-4 हज़ार करोड़ रुपए अपने लगा दिए, फैक्ट्री बन गई। तो क्या ये 1,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट बार बार देगी टाटा को? ये तो एक ही बार देगी ना, इन्वेस्टमेंट हो गई, फैक्ट्री लग गई, बस इस एरिया की भी ग्रोथ होगी, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये जो कैपिटल ट्रांसफर है ना, ये नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग का मतलब एक बार दे दिया और इसका इम्पैक्ट अब लॉन्ग टर्म तक रहता है। क्लियर? अच्छा, दूसरी तरफ है करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स कौन से होते हैं? जैसे मैं बात करूं कि इंडिया है, और इंडिया में आप जानते हो बहुत सारे रिच लोग रहते हैं और बहुत पुअर लोग भी रहते हैं, बिल्कुल गरीब, जो सर्वाइवल के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन लोगों को हर महीने कुछ पैसे देगी, जैसे 2,000 या 4,000 रुपया इन पुअर लोगों को, कि भाई आप भी सर्वाइवल के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट वो पूरी कर लो। क्लियर? तो ये जो ट्रांसफर दिया गया इसको हम बोलेंगे करंट ट्रांसफर या कंजम्पशन ट्रांसफर। अच्छा, ये सोचो क्या ये ट्रांसफर एक ही बार दिया जाएगा या हर महीने दिया जाएगा? भाई ज़रूरतें तो बार बार है, हर महीने खाना खाना है, हर महीने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो ये वाला ट्रांसफर गवर्नमेंट रैकरिंग बेसिस पे देती है। रैकरिंग मीन्स बार बार देती है, रूटीन बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, जैसे ओल्ड एज पेंशन हमने पढ़ा था, जो गरीब लोग हैं जिनका कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, सर्वाइवल के लिए इनकम भी नहीं है, तो ऐसे बूढ़े और गरीब लोगों को गवर्नमेंट कुछ पैसे दे देती है। तो ये कौन सा ट्रांसफर होगा, कैपिटल ट्रांसफर होगा या करंट ट्रांसफर होगा? सोचो, सोचो। हाँ, करंट ट्रांसफर होगा ना ये तो, क्योंकि हर महीने देना पड़ेगा। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो दिया ये कौन सा ट्रांसफर है बताओ? ये भी करंट ट्रांसफर है ना? और पेरेंट्स जो बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए देते हैं बच्चों को, क्या फैक्ट्री लगाओ ये लो? वो तो उनके करंट पॉकेट मनी देते हैं करंट एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है ना? तो कौन सा ट्रांसफर हुआ, करंट ट्रांसफर्स। क्लियर है? ये इसका आंसर आप, एक मिनट, आंसर शेयर कर रहा हूँ, ये रीड कर लो, कैपिटल ट्रांसफर और करंट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान ध्यान से केयरफुली रीड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम का मतलब क्या है बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करंट ट्रांसफर हमें मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और ये बाकी के सारे कंट्रीज हैं, मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और इंडिया में ना कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, ठीक है, जैसे सपोज ड्रॉट पड़ गया,
या फ्लड आ गई, मतलब बहुत बड़ी डिजास्टर्स आ गई, तो इंडिया की जो फ्रेंडली कंट्रीज है ना, वो इंडिया को एज ए गिफ्ट फूड पैकेट्स, क्लोथ्स, गारमेंट्स एक्सेट्रा एज ए गिफ्ट देंगे। तो इंडिया को जो ट्रांसफर मिला करंट एंड कंजम्पशन के लिए मिला है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं मिला, और ये अब्रॉड से मिला है, तो इसे कहा जाएगा करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें मिला है। अच्छा, एक होता है करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नाम से ही समझ में आ गया होगा टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब है। जैसे ये इंडिया है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, बाकी सारी कंट्रीज। अब इंडिया में प्रॉब्लम आई थी तो इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज ने इंडिया को ट्रांसफर्स दिए थे फ्री में, है ना, फूड, क्लोथ्स, गारमेंट्स वगैरह दिए थे। क्या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में प्रॉब्लम नहीं आ सकती? वहां पे भी तो बेटा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंडिया क्या करेगा? अब इंडिया की बारी है अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को ट्रांसफर्स देने की, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स। इंडिया भी तो देगा ना उनको एज ए गिफ्ट कंजम्पशन के लिए। तो ये क्या हो गया? करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? अच्छा, एक और वर्ड होता है नेट करंट ट्रांसफर, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब होगा? देखो, नेट, यहाँ पे नेट आ गया है। इंडिया को मैंने कहा कि सपोज जो बाहर से ट्रांसफर मिला है 100 रुपीज का मिला है, और इंडिया ने जो ट्रांसफर दिया सपोज 70 रुपीज का दिया, तो इंडिया को नेट कितना मिला? नेट मिला फिर 100 तो इंडिया को मिला है, आया इंडिया में, और इंडिया ने कितना दिया? 70। तो नेट कितना हो गया? +30। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव भी हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इंडिया ने जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिया 170 रुपीज का ट्रांसफर दिया, 170 का, और मिला कितना इंडिया को? 100। तो नेट में तो माइनस में ही रहा ना। तो नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉजिटिव फिगर भी हो सकती है और कैपिटल फिगर भी हो सकती है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कैपिटल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब होगा? देखो, जैसे ये इंडिया है, हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत पॉवर्टी है ना, इन्वेस्टमेंट की बड़ी शॉर्टेज है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इंडिया की जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिच कंट्रीज है और फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो इंडिया को ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए ट्रांसफर्स देते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है ना, फॉर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर दे दिया कि भाई आप अपने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ जिससे कि आपकी भी ग्रोथ हो सके, इंडिया की भी, और यहाँ पे भी पॉवर्टी खत्म हो सके। तो इंडिया को जो ट्रांसफर मिला ना बाहर से, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मिला है। इसे हम बोलेंगे कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो रिच कंट्रीज है वो इंडिया को देगी जिससे कि इंडिया भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर, कैपिटल ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज ये इंडिया है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो आप एक बात सोचो, इंडिया, जैसे मैंने कहा कि इंडिया पुअर कंट्री है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है अब्रॉड की जो इंडिया से भी ज़्यादा पुअर है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी है ना, उनके रिलेशन में इंडिया रिच है। तो अब इंडिया क्या करेगी? ऐसी जो बहुत पुअर कंट्रीज हैं इंडिया से भी ज़्यादा, उनको फॉर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर देगी, फॉर इन्वेस्टमेंट, कि भाई आप अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो, अपनी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ाओ, लोगों की पॉवर्टी खत्म करो। तो ये क्या हो गया? कैपिटल ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? आंसर ध्यान ध्यान से रीड कर लीजिए, 18th क्वेश्चन। नाइनटीन्थ एंड 19th का भी ध्यान ध्यान से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू।